कहते हैं जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही होता है, पर कभी कभार यही किस्मत का खेल इतना वंडरफुल होता है कि इसका असर जिंदगी भर याद रहता है। और माकोतो शिनकाई के 2016 की किमी नो नावा यानी योर नेम मूवी अपनी बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन विजुअल्स, एक लाजवाब कहानी और रॉकिंग म्यूजिक के दम पर इसी चीज का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसने दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को एक नया एनिमे लवर बनाया और कई सारे क्रिटिकल और फाइनेंशियल एनिमे मूवी रिकॉर्ड सेट किए। और आज की इस वीडियो को हम लेकर आए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स की बहुत ही भारी डिमांड पर, जिन्होंने कई बार इस मूवी को हमें कमेंट्स में सजेस्ट करके इस वीडियो को बनाने की बात की थी, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द योर नेम मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलने वाला है कि माकोतो शिनकाई को योर नेम मूवी का इंस्पिरेशन आखिर किस बहुत बड़े डिजास्टर से मिला था। जानेंगे कि जापानीज माइथोलॉजी में बॉडी स्वैपिंग की कौन सी कहानी थी। जानेंगे मूवी में दिखाए हुए इतोमोरी और टोक्यो के कुछ रियल लोकेशंस के बारे में। इसके अलावा जानेंगे योर नेम के अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में, कैसे और कहां बन रही है योर नेम की लाइव एक्शन मूवी, और फाइनली जानेंगे इसके कई सारे रिकॉर्ड तोड़ अचीवमेंट्स के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 2016 की सुपरहिट एनिमे मूवी योर नेम को लिखा और डायरेक्ट किया है जापानीज अवार्ड विनिंग डायरेक्टर माकोतो शिनकाई ने, जिन्हें इस खूबसूरत कहानी को लिखने का इंस्पिरेशन एक बहुत बड़े डिजास्टर से आया था, जहां पर वो इस कहानी के लिए 2011 की ग्रेट ईस्ट जापान अर्थक्वेक से इंस्पायर्ड हुए थे, जो जापान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्थक्वेक था। और ये जापान से 72 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में 9.1 की मैग्नीट्यूड से आया था, और इसने जापान के तोहोकू रीजन को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था, जिसके चलते लगभग 133 फीट ऊंची सुनामी भी ट्रिगर हो गई थी। और इस डिजास्टर में लगभग 20,000 लोगों की जानें गई थी और जापान का लगभग 360 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। इस इंसिडेंट के बाद माकोतो शिनकाई ने इस भूकंप से इफेक्टेड यूरिएज, नातोरी और मियागी प्रीफेक्चर को विजिट किया था, और यहीं पर वो इमेजिन करने लगे कि क्या होता अगर वो इन जगहों पर रहते, और यहीं पर उन्हें इस मूवी के कोर बॉडी स्वैपिंग के कॉन्सेप्ट का आइडिया आया। अब माकोतो शिनकाई जी को इंस्पिरेशन तो मिल गई, लेकिन अपनी कहानी को एक सॉलिड फॉर्म देने के लिए उन्होंने कई सारी साइंस फिक्शन, एनिमे और जापानीज फोक टेल का भी इंस्पिरेशन लिया, जैसे कि उन्होंने शोजो ओशिमी की इनसाइड मारी मांगा सीरीज और फेमस जापानीज एनिमे सीरीज रानमा हाफ से इंस्पिरेशन लिया। वहीं पर वो ग्रेग ईगन की एक्सियोमेटिक किताब की शॉर्ट स्टोरी द सेफ डिपॉजिट बॉक्स से भी इंस्पायर्ड थे, जिसमें एक इंसान खुद को शहर के अलग अलग लोगों के हिसाब से बदल सकता था। और तो और उन्होंने टाइम और उसकी रिलेटिविटी का इंस्पिरेशन 2014 की क्रिस्टोफर नोलन की इंटरस्टेलर मूवी से लिया था। लेकिन जिस इंस्पिरेशन ने इस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला वो था जापान की हायान पीरियड का तोरिकाएबाया मोनोगातारी कहानी, जिसमें बेसिकली एक भाई बहन अपनी बॉडी को स्वैप करके आदमी और औरत की जिंदगी अलग अलग जीते हैं। इसके ऊपर से उनके एक पर्सनल प्रोजेक्ट ने भी उन्हें इस मूवी के डेवलपमेंट में बहुत बड़ी हेल्प की, जहां पर माकोतो शिनकाई ने ज़ीकाई नाम के ऑनलाइन करस्पॉन्डेंस एजुकेशन सर्विस के लिए एक कमर्शियल बनाया था, जिसमें बेसिकली एक लड़का और लड़की इस सर्विस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और रिजल्ट के दिन दोनों के दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब बात करते हैं इस मूवी के ओरिजिनल टाइटल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर इनिशियली जब माकोतो शिनकाई ने 2014 में अपनी मूवी का प्रपोजल तोहो के पास भेजा था, तो उन्होंने इसका नाम यूमितो शिरिसेबा रखा था, जिसका सिंपल मतलब है इफ आई न्यू इट वॉज अ ड्रीम। और ये फेमस जापानीज पोयम ओनो नो कोमाची का एक छोटा सा फ्रेज था। बाद में इस मूवी के टाइटल को किमी नो मुसुबमे के रूप में बदला गया, जिसका मतलब था योर कनेक्शन। आगे जाकर इसे एक बार और बदला गया किमी वा कोनो सेकाई नो हानबुन में, जिसका मतलब था यू आर द हाफ ऑफ दिस वर्ल्ड। और फाइनली जाकर इसे चेंज किया गया किमी नो नावा पे, जिसका मतलब है योर नेम। इस मूवी के दिखाए हुए कई सारे लोकेशंस इतने ज्यादा खूबसूरत और डिटेल्ड थे कि मूवी देखने के वक्त आपको वहां पर जाने का ख्याल जरूर आया होगा। और अगर आप भी जापान की इतोमोरी की अगली फ्लाइट बुक करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि एक्चुअली जापान में इतोमोरी नाम का कोई भी शहर नहीं है, और माकोतो शिनकाई ने सिर्फ और सिर्फ इसे मूवी के लिए बनाया था।
लेकिन फिर भी इसके कई सारे लोकेशंस जापान के गीफू प्रीफेक्चर के हीदा सिटी से इंस्पायर्ड हैं, जो बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा 792 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा एक शहर है, जहां पर इसकी टोटल पॉपुलेशन लगभग 25,000 है। ये भी बेसिकली फॉरेस्ट्स और पहाड़ों से घिरा हुआ है और मूवी की पॉपुलैरिटी के बाद इस जगह की टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं पर अगर दूसरी ओर बात करें जापान के लोकेशंस की, तो यहाँ पर मूवी में दिखाए हुए कई सारे लोकेशंस सचमुच एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर टोक्यो के शिंजुकू के कई सारे लोकेशंस को इंक्लूड किया गया था, जिसमें मूवी के क्लाइमेक्स में दिखा हुआ शुगा जिंजा का वो स्टेयरकेस और शिनोमाची स्टेशन पेडेस्ट्रियन ब्रिज को भी दिखाया गया है। खैर, माकोतो शिनकाई के डिटेलिंग की पैशन की कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती और मूवी के अंदर जैसा माकोतो शिनकाई चाहते हैं वैसा ही हो, इस बात का पूरा ख्याल रखने के लिए उन्होंने स्टोरी बोर्ड के दौरान ही कैरेक्टर्स को खुद ही डब करना चालू कर दिया था, जिसने ऑफ कोर्स मूवी की रिकॉर्डिंग के दौरान वॉइस एक्टर्स को कैरेक्टर्स के बिहेवियर, मैनरिज्म और एक्सप्रेशंस को पकड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प की। मूवी के सेकेंड हाफ में हमें पता चलता है इस मूवी का टाइम ट्रेवल का एंगल, जहां पर दिखाया जाता है कि एक्चुअली मित्सुआ और ताकी दो अलग अलग टाइमलाइन से एक दूसरे से जुड़े हुए थे एंड ऑब्वियसली इसी चीज ने इस मूवी को एक बहुत ही इमोशनल एंगल दिया। लेकिन फिर भी मूवी के पहले कुछ हिस्सों में ही टाइम ट्रेवल का एक बहुत बड़ा हिंट दिया गया था, जिसे बहुत लोगों ने मिस कर दिया था। एग्जाम्पल के रूप में जिस कैलेंडर को ताकी और मित्सुआ अलग अलग फोन्स में चेक करते हैं, उसमें डेट्स तो सिमिलर होते हैं लेकिन उसके दिनों के नाम अलग होते हैं, जो बेसिकली अलग अलग ईयर्स का एक बहुत बड़ा हिंट था। इस मूवी के कई सारे आइकॉनिक सॉन्ग्स को जापानीज म्यूजिक बैंड रेड विम्स ने कंपोज किया था और गाया था, और वो इसके लिए डायरेक्टर माकोतो शिनकाई के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर रहे थे, जहां पर स्क्रिप्ट के हिसाब से वो अलग अलग म्यूजिक को कंपोज करते थे और इसी चीज का कभी कभार उल्टा भी होता था, जहां पर माकोतो शिनकाई उनके म्यूजिक के हिसाब से मूवी के स्क्रिप्ट के अंदर कई छोटी छोटी चीजों को बदलते थे। यही कारण है कि ये मूवी और इसका म्यूजिक एक दूसरे को इतना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर पाया। मूवी के अंदर मित्सुआ का एक स्पेशल रेड रिबन हमें बहुत जगहों पर देखने को मिला। वेल ये कोई मामूली रेड रिबन नहीं था और इस मूवी के अंदर इसका भी एक बहुत बड़ा मतलब है, जो बेसिकली ताकी और मित्सुआ के फेट के कनेक्शन का हिंट था, जहां पर ईस्ट एशियन बिलीफ्स के हिसाब से इस रिबन को रेड थ्रेड ऑफ मैरिज भी कहा जाता है, जहां पर इसकी ओरिजिन चाइनीज माइथोलॉजी में हुई थी और माना जाता है कि जिसके पास भी ये थ्रेड होता है वो अपने ट्रू लव से एक न एक दिन जरूर मिलता है। बाद में इसी चीज को जापानीज माइथोलॉजी में भी ऐड किया गया और इसी चीज का इटरेशन कोरियन माइथोलॉजी में भी है। अब चलिए बात करते हैं माकोतो शिनकाई के अपने एनिमेटेड सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में, जिस पर शायद बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर द गार्डन ऑफ द वर्ड्स, योर नेम और वीदरिंग विथ यू एक ही यूनिवर्स के अंदर हों। एग्जाम्पल के रूप में जो टीचर मित्सुआ को क्लासिकल जापानीज सिखाती है उसका नाम मिस युकी था, जो बेसिकली द गार्डन ऑफ द वर्ड्स की लीड युकारी युकिनो थी। वहीं पर जिस रेस्टोरेंट के अंदर ताकी काम करता है उस रेस्टोरेंट का नाम इटालियन में इल गार्डेनो डेले पारोले था, जिसका ट्रांसलेशन है द गार्डन ऑफ द वर्ड्स। वहीं पर लास्ट में ताकी और मित्सुआ दोनों के दोनों वीदरिंग ऑफ यू मूवी के अंदर भी अलग अलग कैमियोज दे चुके हैं। इस मूवी के अंदर दिखाए हुए कॉमेट जिससे ईतो मोरी शहर बर्बाद हो जाता है, एक्चुअली इस कॉमेट के नाम का भी अपना मतलब था, क्योंकि मूवी के अंदर इस कॉमेट को टियामेट बुलाया गया है, जो बेसिकली एंशिएंट मेसोपोटामियन गॉडेस तियामत के नाम पर मॉडल किया गया है, जो बेसिकली ब्यूटी, केओस और क्रिएशन को रिप्रेजेंट करती थी। और यहाँ पर इस कॉमेट को भी खूबसूरत, बर्बाद करने वाला और एक नई शुरुआत करने वाले के रूप में भी दिखाया गया है। माकोतो शिनकाई ने इस मूवी के हाइप को बढ़ाने के लिए इस मूवी के रिलीज से 1 महीने पहले ही इसकी नॉवेल, जिसे उन्होंने खुद लिखा था, पब्लिश की, जिसमें बेसिकली मूवी की ही कहानी को ऑथर के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया था। और मूवी के रिलीज और पॉपुलर होने के बाद 2016 के अंत तक इसकी तकरीबन 1.3 मिलियन कॉपीज बिकी और 2018 में इसका अपना ऑडियो फॉर्मेट भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा इसकी एक फॉलोअप नॉवल को भी लॉन्च किया गया जिसका नाम था अनदर साइड अर्थबाउंड। लेकिन अगर आप इसको सीक्वल समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि ये बेसिकली मित्सुआ के दोस्त और उसके फैमिली के मित्सुआ के प्रति नजरिए की कहानी थी, जो बेसिकली कहानी की एक्स्ट्रा डिटेल को समझाती है। और फाइनली इन नॉवेल्स को आगे जाकर मांगा फॉर्मेट में लॉन्च किया गया।
इस मूवी में दिखाए हुए तमाम तरह के इमोशनल और ट्रैजिक मोमेंट्स को इस मूवी के क्लाइमेक्स ने बहुत ही अच्छे से बैलेंस किया और इस मूवी को एक बहुत ही अच्छे नोट पर खत्म किया। लेकिन कुछ रूमर्स के हिसाब से यहाँ पर माकोतो शिनकाई इस मूवी को एक बहुत ही सैड पॉइंट पर खत्म करने वाले थे और हमें यहाँ पर दोनों के दोनों प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे से मिलते हुए अंत में नहीं दिखाए जाते और इस चीज को ना करने के लिए और इस मूवी को एक हैप्पी एंडिंग में खत्म करने के लिए तोहो ने उन पर दबाव डाला था। लेकिन माकोतो शिनकाई ने इस चीज को पूरी तरह से डिबंक कर दिया और उन्होंने ऑनलाइन ट्विटर पर एक स्निपेट डाला था जिसमें उन्होंने समझाया कि इस मूवी को उन्होंने वैसा ही बनाया है जैसा वो हमेशा से इसे चाहते थे। इस मूवी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए जनवरी 2017 में टोक्यो के तोशिमा सिटी के इकेबुकुरो पार्को में योर नेम थीम रेस्टोरेंट खोला गया था और इस रेस्टोरेंट में उस सारे के सारे डिशेस को सर्व किया जा रहा था जिसे एनिमे में मित्सुहा ऑर्डर करती है जब वो टोक्यो आती है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के ढेर सारे अचीवमेंट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में। इस मूवी को जापान में ऑफिशियली रिलीज करने से पहले 3 जुलाई 2016 को अमेरिका के लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के एनिमे एक्सपो में रिलीज किया गया था जहां पर इसे बहुत ही अच्छा खासा रिस्पांस मिला और इसके बाद से ही इसे 26 अगस्त 2016 को 92 कंट्रीज में रिलीज किया गया था जहां पर ये ऑस्कर के बेस्ट एनिमेटेड फीचर की कैटेगरी की बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही थी। यहाँ तक कि इसे यूएस में एक हफ्ते के लिए दिसंबर में लॉस एंजलिस के थिएटर्स में रिलीज भी किया गया था, लेकिन फिर भी ये ऑस्कर में अपनी जगह बनाने में नाकामयाब रही। लेकिन फिर भी जहां पर भी ये मूवी रिलीज हुई वहां पर इसने बड़े बड़े फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तोड़े, जहां पर इसने उस समय टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $290 मिलियन कमाए, जिसमें से अकेले ही जापानीज बॉक्स ऑफिस पर ही इसने $192 मिलियन कमाए और इसने ऑफिशियली 2001 की रिलीज हुई स्पिरिटेड अवे मूवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसने उस समय $289 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए थे। लेकिन सून आफ्टर योर नेम की रिलीज होने के बाद चाइना में स्पिरिटेड अवे को एक बार फिर से रिलीज किया गया और फाइनली स्पिरिटेड अवे एक बार फिर से टॉप की पोजीशन पर आ गई थी। खैर अगर पैसों के अलावा भी बात की जाए तो ये मूवी क्रिटिकली बहुत ही सक्सेसफुल साबित हुई, जहां पर इसे जापान के 40th अकेडमी प्राइज में एक्सीलेंट एनिमेशन ऑफ द ईयर, स्क्रीन प्ले ऑफ द ईयर और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन म्यूजिक का अवार्ड मिला। वहीं पर टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसे आरिगातो अवार्ड मिला और लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड में इसे बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला। लेकिन बावजूद इतने नेम और रिकॉग्निशन के माकोतो शिनकाई इस मूवी से संतुष्ट नहीं थे और उनके हिसाब से अगर उन्हें थोड़ा और मौका मिला होता तो वो इस मूवी को और बेहतर बनाते। वेल ऑब्वियसली कहानी के अपने आप में सफिशिएंट होने की वजह से हम इसके सीक्वल की उम्मीद तो नहीं कर सकते, पर हाँ इसके लाइव एक्शन की तैयारी हॉलीवुड में चल रही है, जहाँ पर फिल्म मेकर जे अब्राहम्स स्क्रीन राइटर एरिक हाइजरर के साथ मिलकर इस मूवी को हॉलीवुड में एक लाइव एक्शन फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बेसिकली एक रूरल नेटिव अमेरिकन लड़की और शिकागो के एक मॉडर्न टाउन लड़की की कहानी होगी। अभी फिलहाल ये मूवी अपनी इनिशियल स्टेज पर है, जहाँ पर अब भी इसके डायरेक्टर को फाइनलाइज करना बाकी है और पॉसिबली हमें आने वाले 1-2 साल के अंदर ये मूवी देखने को मिल ही जाए। तो गाइज ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द योर नेम यानी किमी नो ना वा मूवी फैक्ट्स। मेरे हिसाब से ये मूवी जितना दिखने में खूबसूरत थी उतनी ही इसकी कहानी भी खूबसूरत थी और ये मूवी मेरे लिए पर्सनली बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस के भी एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।